साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारे अतीत के चैप्टर संख्या 8 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। साथियों, चैप्टर के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो इसलिए साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। समय को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, 1870 और 1880 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे? तो आंसर लिखेंगे 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल प्रेस एक्ट भी पारित किया गया जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इसी बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी? तो आंसर लिखेंगे, कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के नहीं बल्कि भारत के सभी विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों से बनी थी। इसलिए पार्टी आज़ादी की लड़ाई में जनता के लिए बोलना चाहती थी। अगला प्रश्न है, पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े? आंसर लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बदल दिया। इससे भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई। बदले में सरकार ने व्यक्तिगत आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। सैन्य व्यय में वृद्धि और युद्ध आपूर्ति की मांग के कारण कीमतों में भारी वृद्धि हुई जिससे आम लोगों के लिए एक बड़ी कठिनाइयाँ पैदा हुई। दूसरी ओर व्यापारिक समूहों ने युद्ध से शानदार मुनाफा कमाया। प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में अंग्रेज अन्य देशों में आयात में गिरावट आई। अगला प्रश्न है, 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग रखी गई थी? आंसर लिखेंगे, 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। अगला प्रश्न है, मध्य मार्गी कौन थे? वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे? आंसर लिखेंगे, कांग्रेस के प्रारंभिक नेता मध्य मार्गी थे। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ निम्न तरह से संघर्ष करना चाहते थे। उन्होंने समाचार पत्र प्रकाशित किए, लेख लिखे और दिखाया कि कैसे ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक रूप से बर्बाद कर रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की आलोचना की और जनता का समर्थन जुटाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतिनिधि भेजे। उन्हें लगा कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं और इसलिए वे भारतीयों की उचित मांगों को स्वीकार करेंगे। लिहाजा अंग्रेज का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कांग्रेस में आमूल परिवर्तनवादी की राजनीति मध्य मार्गी की राजनीति से किस तरह भिन्न थी? अंतर? आंसर लिखेंगे, नरमपंथी संघर्ष में शांतिपूर्ण तरीका का प्रयोग करना चाहते थे जबकि गर्मपंथी उग्र एवं क्रांतिकारी तरीका अपनाना चाहते थे। नरमपंथी यह मानते थे कि सरकार उनकी न्याय संगत मांगों को मान लेगी जबकि गर्मपंथी सोचते थे कि बिना किसी दबाव अंग्रेज उनकी मांग नहीं मानेंगे। नरमपंथी प्रार्थनाओं, अपीलों और याचिकाओं में विश्वास करते थे जबकि गर्मपंथी उनके इस तरीके से विरोधी थे। अगला प्रश्न है, चर्चा करें कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह के रूप ग्रहण किए? लोग गांधीवादी के बारे में क्या सोचते थे? आंसर में लिखेंगे, देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई जो इस प्रकार हैं। जैसे खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन किया। तटीय आंध्र और अंतर्देशीय तमिलनाडु में भारत की दुकानों पर शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासियों और गरीब किसानों ने कई वन सत्याग्रह किए। कभी कभी अपने मवेशियों को चराई शुल्क का भुगतान किए बिना जंगलों में भेज दिया। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन और गुरुद्वारों के भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए था। असम में चाय बागान मुसलमानों ने अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी के लिए आंदोलन किया। लोग गांधी जी को एक प्रकार का मसीहा मानते थे, एक ऐसा व्यक्ति जो उनके दुख और गरीबी को दूर करने में उनकी मदद कर सकता था। गांधी जी
वर्ग संघर्ष नहीं बल्कि वर्ग एकता कायम करना चाहते थे। फिर भी किसान कल्पना कर सकते थे कि वह जमींदारों के खिलाफ उनकी लड़ाई में उनका मदद करेगा और खेतीहर मजदूरों का मानना था कि वह उन्हें जमीन प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों किया? आंसर में लिखेंगे 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों के अनुसार नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का अभिन्न अंग है। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट बिखर नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। इस तरह से गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला किया। अगला प्रश्न है, 1937 और से 47 को उन घटनाओं पर चर्चा करें जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। आंसर में लिखेंगे 1937 से 47 के घटनाक्रम जिनके कारण पाकिस्तान का निर्माण हुआ नीचे दिए गए हैं। जैसे पहला है, 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त राष्ट्र प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे दोनों के बीच मतभेद गहरे हो गए। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग की एक प्रस्ताव पारित किया। 1946 के प्रांतीय चुनाव मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग की शानदार जीत ने उन्हें एक अलग राष्ट्र बनाने का विश्वास दिलाया। जन आंदोलन 1946 के कैबिनेट मिशन की विफलता के कारण मुस्लिम लीग के नेतृत्व में जन आंदोलन हुआ। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे और मार्च 1947 तक हिंसा उतरी भारत के विभिन्न भागों में फैल गई और इसके बाद विभाजन का परिणाम सामने आया, एक नया देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। अगला है प्रश्न संख्या 10, पता लगाएं कि आपके शहर, जिले, इलाके या राज्य में राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह आयोजित किया गया, किन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और किन लोगों ने उसका नेतृत्व किया। आपके इलाके में आंदोलन की कौन कौन सी सफलताएं मिली? तो छात्रों, यह आपको खुद को ही करना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन के किन्हीं दो सहभागियों या नेताओं के जीवन और कृतित्व के बारे में पता लगाएं तथा उनके बारे में एक संक्षिप्त निबंध लिखें। आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी चुन सकते हैं जिसका इस अध्याय में जिक्र नहीं आया है। हम महात्मा गांधी का चुनते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक थे। वे अहिंसा के समर्थक थे। 1915 में जब वे भारत लौटे तो वे जनता के नेता बन गए। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, गरीबी और अस्पृश्यता को कम करने के लिए अभियान का नेतृत्व किया। कोकिला सरोजिनी नायडू एक कवि और एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी। वह 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुई। वह महात्मा गांधी के स्वराज के विचार से प्रेरित थी। उन्होंने सामाजिक कल्याण और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। तो साथियों, इस प्रकार यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर के इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।